फुल सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया ब्रेल सिस्टम वाज डेवलप्ड इन डैश। तो किस ईयर में ब्रेल सिस्टम डेवलप हुआ? आपको पता होगा, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है, जो टच उंगलियों से टच करके जान जाते हैं कि कौन सा लेटर लिखा है, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी लिपि में उसको समझ जाते हैं, अपनी स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये पूछा गया कब ये डेवलप हुआ, तो ये लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था 1824 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। अब देखिए प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है, कैसी इमेज होती है? तो हमेशा जो इमेज होगी वर्चुअल होगी। ठीक है, याद रखिएगा, सेम साइज की भी होगी, कभी भी साइज छोटा बड़ा नहीं होगा। हमेशा इमेज जो बनती है सेम साइज की होती है, वर्चुअल होती है, सेम साइज की होती है और इरेक्ट होती है। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा, लेटरली इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब ऑप्शन में देखेंगे, ये तो 4 प्रॉपर्टीज हो गई इमेज की जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर में। लेकिन ऑप्शन में देखा जाए ऑलवेज रियल बोला है, गलत है। समटाइम्स रियल तो कभी नहीं बनेगी, ये भी गलत है। ऑलवेज वर्चुअल, ये आपका सही है। रियल बट डिमिनिश, तो डिमिनिश नहीं होगी, रियल भी नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इसमें कहा गया द नंबर ऑफ मल्टीपल इमेजेस। तो कितनी इमेज फॉर्म होगी बिटवीन द टू मिरर्स? अब देखिए 2 मिरर्स है और दोनों के बीच का एंगल है 72 डिग्री। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, थीटा आपको दिया गया, एंगल दिया है 72 डिग्री, दो प्लेन मिरर्स के बीच का। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, दो प्लेन मिरर इस तरीके कुछ हो गए, ये दो प्लेन मिरर्स हैं, दोनों बीच का एंगल कितना है? 72 डिग्री है। अब आपको बताना है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है तो कितनी इमेजेस इसकी बनेंगी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। फिर अगर ये ऑड है तो यही आंसर हो जाएगा, अगर ऑड आता है तो यही आंसर है, और अगर ये वैल्यू इवन आती है, ठीक है, इवन आती है तो आप क्या कर देते हैं? -1 कर देते हैं, तो वो आंसर होता है। तो अगर देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 72 करेंगे, 360 अपॉन 72 करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 आ जाएगा। अब 5 क्या है? तो 5 एक ऑड नंबर है, और क्योंकि ये ऑड नंबर है इसीलिए आंसर भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी इसमें? 5 इमेजेस इसमें बनेंगी। फोर्थ में आते हैं, पर्सन इज स्टैंडिंग 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर आपका हो गया, ठीक है, इसको ऐसे बना ले, प्लेन मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई प्लेन मिरर की, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और मिरर से कितनी दूरी पे है ये? तो 5 मीटर की दूरी पे है। अब आपको पता है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे प्लेन मिरर में इमेज भी बनती है, तो ये आपकी इमेज यहाँ बन जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये भी 5 मीटर होगी। आपसे कहा गया व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन हिम, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, हिम का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी है? तो आप देख सकते हैं 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। अब देखिए हार्वेस्टिंग के बाद की टेक्निक इनमें कौन कौन सी होती है? विनोइंग होती है, बिल्कुल ठीक है। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं चैफ से, उसको विनोइंग कहते हैं। फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं कि उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ना करें, ठीक है, राइट साइड से बचाते हैं। थ्रेशिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं विनोइंग का ही एक प्रोसेस कह सकते हैं, थ्रेशिंग भी है। बस थ्रेशिंग जो होती है वो किसी बड़े इक्विपमेंट से होगी, ठीक है, मशीन से होती है। तो इसमें सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए थ्रेशिंग अगर आप देखेंगे तो थ्रेशिंग भी पोस्ट हार, मतलब जब उसको काट देते हैं फसल को, उसके बाद ही थ्रेशिंग करते हैं। ठीक है, एनपीके कंटेन्स। अब एनपीके क्या होता है? तो एक तरीके का फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर कौन, इसमें क्या क्या होता है? तो एन मतलब हो गया नाइट्रोजन, पी मतलब हो गया फास्फोरस, के मतलब हो गया पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स इज डन बाय। तो वीड्स का मतलब हिंदी में अगर आप देखेंगे घास देखेंगे, इसको घास कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो भी खेत होते हैं उसमें घास उगाती है, वीड्स उगाती है, तो उसको अगर मैनुअली हाथों से रिमूव किया जा रहा है तो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिमूव किया जाएगा? तो ट्रैवल गलत है। ट्रैवल होता क्या है पहले समझ लीजिएगा। ये आप लोग ने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, जब पुताई उताई होती है तो इससे जो मसाला साला होता है उसको बराबर करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये ट्रैवल है, इसको यहाँ नहीं यूज करते। वीडीसाइड्स गलत है, खुरपी इज द करेक्ट आंसर, खुरपी इसमें सही होगा। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए खुरपी का इस्तेमाल किया जाता है मैनुअली। मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो फ्रेश वाटर का जो मेजर सोर्स है वो क्या है? तो वो ग्राउंड वाटर है। ठीक है, ओशन में फ्रेश वाटर नहीं मिलता, सीज भी गलत है, लेक्स भी गलत है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। अब देखिए इसमें फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है? तो कोल फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैस भी है,
बस ये जो डी ऑप्शन है वो एक तरीके का फॉसिल फ्यूल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोल? कोल का प्रोडक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो कोक तो कोल का प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोल खुद ही दे दिया गया है तो इसको भी ले सकते हैं हम लोग, कोल गैस भी ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल गैस जो है ये कोल का प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, 11th में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कौन सा नहीं है? तो केरोसिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पैराफिन वैक्स भी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है, लेकिन कोक जो है वो कोल का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? कोल का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, 12th क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? इनएग्जॉस्टिबल मतलब होता है विच नेवर एंड्स, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, एग्जॉस्टिबल होता है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाए, लेकिन इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो। तो कोल गलत है, नेचुरल गैस भी गलत है, पेट्रोलियम भी गलत है। कभी एंड जो नहीं होगा वो है एयर, तो एयर हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? अब एग्जॉस्टिबल पूछा गया मतलब जो कुछ समय बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो सनलाइट कभी नहीं खत्म होगी, एयर कभी नहीं खत्म होगी, क्या खत्म हो जाएगा? नेचुरल गैस कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, इसमें कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोल को बर्न किया जाता है कहाँ पर? थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में, याद रखिएगा किस चीज का इस्तेमाल होता है? कोल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में तो कोल इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कोक गलत है, कोल गैस भी गलत है। 15 क्वेश्चन में कहा गया, इन दीज डेज फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स? तो देखिए, रोड्स की मेटलिंग करने के लिए तो आपको पता होगा कोल तार की जगह एक और नया सब्सटेंस यूज करा जाता है जिसको कहते हैं बिटुमेन। ठीक है, तो यही पूछा गया था किसको यूज करते हैं? तो बिटुमेन को यूज करते हैं आजकल मेटलिंग ऑफ रोड्स के लिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम कोल तार। द मेन एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो याद रखिएगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट इसका क्या होता है? तो 75% इसमें मीथेन होती है, याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और आपको बता देते हैं कि एडवांटेज, इसका मेन एडवांटेज पूछा गया। एडवांटेज तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन एडवांटेज ये है कि ये पोल्यूशन कम क्रिएट करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द वैरायटी ऑफ कोल विच हैज हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन? सबसे ज्यादा कार्बन किस में होता है? तो एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किस में होता है? तो लीस्ट होता है पीट में। ठीक है, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होता है, फिर बिट्यूमिनस में होता है, फिर लिग्नाइट में होता है, और लास्ट में पीट में होता है। ये ऑर्डर है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, द माइक्रोब दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट? तो होस्ट की बॉडी में जो रिप्रोड्यूस करते हैं केवल, वो होते हैं वायरस। ठीक है, जब तक ये बाहर रहते हैं तो ये डेड रहते हैं, इसीलिए इनको लिंक कहते हैं। वायरस को क्या कहा जाता है? लिंक कहते हैं, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये लिविंग भी हैं और ये नॉन लिविंग भी हैं। क्यों है ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब तक ये बॉडी के अंदर रहेंगे ये लिविंग रहेंगे, बॉडी बाहर निकल आएंगे तो ये नॉन लिविंग हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, डिफॉरेस्टेशन मीन्स? अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट। तो बहुत ज़्यादा अगर पैमाने पे ट्रीज काटी जा रही हैं फॉरेस्ट में तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट गलत है। ठीक है, टू ग्रो प्लांट्स बिल्कुल ही गलत है, टू ग्रो आफ्टर प्लांट्स भी गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, टू लुक आफ्टर प्लांट्स भी गलत है। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब क्या है? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। मेनली टाइगर को कंजर्व करने के लिए, टाइगर को सर्वाइव हो सके, टाइगर का सर्वाइवल किया जा सके, मेंटेनेंस किया जा सके, इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैट्स कैन हियर द साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ? अब देखिए, बैट्स आपको पता होगा प्रोपगेशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज करते हैं, और यही अल्ट्रासोनिक वेव्स वो जब निकालते हैं तो वही वो सुनते भी हैं। तो हियर भी यही करते हैं, सुनते भी हैं, और उसी से वो अपना जो भी पोजीशन होती है उसको लोकेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर लेस देन 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक हो जाए, गलत है। मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, ये सही इसका आंसर है। ये भी गलत है, ये ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन ईयर की, ये हम लोग सुन सकते हैं। दिस इज ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म? तो इस ह्यूमन स्पर्म का इसमें कौन सा एक पार्ट है? टेल होता है, मिडिल पीस भी होता है, हेड भी होता है, क्या नहीं होता? मतलब इसमें सभी होते हैं। तो इज अ पार्ट, तो ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए, नन ऑफ दी अबव नहीं, इसमें क्या होना चाहिए? इज अ पार्ट बोला गया है, तो सारे के सारे पार्ट होते हैं, तो नन ऑफ दी अबव नहीं, यहाँ ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे जो है ह्यूमन स्पर्म के पार्ट होते हैं।
इन फिशेज द फर्टिलाइजेशन इज, अब फिश में अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो फिशेज में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और फिश कैसी होती हैं तो याद रखिएगा एग लेइंग होती है, तो इनको ओवी पैरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवी पैरस कहते हैं। और ह्यूमन में अगर देखा जाए तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, तो और ये यंग वंस को ले करते हैं। ठीक है, तो इसको विवी पैरस कहते हैं, विवी पैरस। दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, सही है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल, बिल्कुल ठीक है। जाइगोट जो है पहले सिंगल सेल होता है, लेकिन बाद में छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड हो जाता है कुछ 6-7 दिन के बाद, तो ये भी सही ऑप्शन है। ओवम जो होता है ये फीमेल का होता है। ठीक है, फीमेल सेक्स सेल, फीमेल का सेक्स सेल कह सकते हैं, फीमेल का सेल है। ठीक है, और ये मेल का होता है, तो इसमें सारे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज, सभी स्टेटमेंट सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी इन द सॉइल, तो सॉइल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, जो वैल्यू होती है, उसको बढ़ाने के लिए कॉज किसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसका होता है, लाइटनिंग का भी होता है, लैक्टोबैसिलस का यहाँ कोई रोल नहीं होता, राइजोबियम का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। 26 पे आते हैं, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डैश ऑफ पेरेंट, तो देखिए जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, याद रखिएगा, पेरेंट की, मतलब जैसा पेरेंट होता है उसी तरीके के, बिल्कुल सेम उसी तरीके की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। 27 में कहा गया द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल इज, तो ह्यूमन मेल में अगर आप देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है ये आपको बताना है, तो अब पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 28 पे आते हैं, व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ जो वुमेन की होती है वो कब से स्टार्ट होती है, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेनार्क। ठीक है, और मेनली अगर आप गर्ल्स में देखेंगे तो ये 12 से 13 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है, और जो एंडिंग होती है वो क्या होती है, मेनोपॉज होती है, ये 52 से 54 ईयर्स की एज में हो जाती है। 29 में कहा गया वेयर डज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब में होता है, और इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन में फेलोपियन ट्यूब नहीं रहता, ओविडक्ट रहता है, तो आपको ओविडक्ट पे टिक लगाना है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विच अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ, तो देखिए ड्रास्टिक चेंज होता है, याद रखिएगा, जो टैडपोल होता है जब वो फ्रॉग में डेवलप होता है, फ्रॉग में, मेढक में, ठीक है, तो इसमें ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस, लेग्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ड्रास्टिकली होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, और मेन जो हार्मोन ये करता है वो है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो इस ड्रास्टिक चेंजेस को लेके आता है मेढक में। इन ह्यूमन मेल द ट्यूब यूज टू कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन, तो स्पर्म और यूरिन को कैरी करने के लिए जो ह्यूमन मेल में ट्यूब होती है उस ट्यूब को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा कहते हैं, याद रखिएगा। 32 में आते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, अब देखिए थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी कहते हैं मैलिएबिलिटी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। 33 में आते हैं, मटेरियल विच आर जनरली हार्ड लस्टरस, देखिए हार्ड बोला गया है, लस्टरस बोला गया है, मैलिएबल बोला गया है, तो ये सब प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में कौन सा है, तो सोडियम मेटल है, ठीक है, एल्युमिनियम मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है, लेकिन जो सल्फर है ये क्या होता है, तो ये नॉन मेटल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें सल्फर जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, सल्फर एक नॉन मेटल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 35 पे आते हैं, 35 में कहा गया द मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो सिल्वर होता है, इसका सिंबल होता है ए और स्मॉल जी, कॉपर का होता है CU, गोल्ड का होता है AU, और जिंक का होता है ZN, सिंबल भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो देखिए जब बॉडी दो, मतलब बॉडी में फोर्स जब लग रहा हो और दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में हो, मतलब दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है, मान लिया पहली बॉडी है, ठीक है, सरफेस है, और ये एक और बॉडी है, ठीक है, हम लोग ने इसको आगे की ओर मूव कराया, तो आपको पता है फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, और ये तभी लगेगा जब ये बॉडी, मतलब ये जो बॉक्स है, जब ये सरफेस के कांटेक्ट में होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है। मैग्नेटिक फोर्स में कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स में कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
फोर्स क्या नहीं चेंज कर सकता? फोर्स कैन नॉट चेंज द डैश, क्या नहीं चेंज कर सकता? स्पीड चेंज कर सकता है, मास चेंज नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। मास याद रखिएगा, मास हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, कभी ये चेंज नहीं होता है, ऑलवेज रिमेन्स फिक्स। शेप चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है मूविंग ऑब्जेक्ट की। 38 में कहा गया था पुल ऑफ द अर्थ इज अ फोर्स कॉल्ड, तो देखिए जो पुल होता है अर्थ का, उस फोर्स को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 39th पे आते हैं। 39 में कहा गया इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्मॉल एरिया। अब देखिए आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आपको बताना है जो प्रेशर होगा क्या होगा। अब देखिए अब यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एरिया जब कम होता है तो प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग ने आयरन नेल देखी होगी, तो नेल का जो आगे वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है? पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड होगा तो एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर एक्सर्ट जो होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ग्रेटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। 40th पे आते हैं माइक्रोब इन्वॉल्व इन कर्ड फॉर्मेशन। तो कर्ड फॉर्मेशन में दही जमने में जो माइक्रोब इन्वॉल्व होता है लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, जब भी लैक्टो आपको वर्ड दिखाई पड़े तो आप समझ जाएगा दिस इज रिलेटेड टू मिल्क। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंजाई। तो फंजाई या फंगाई इसमें कौन नहीं है? मोल्ड फंजाई होता है, मशरूम भी फंजाई है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, और ईस्ट जो है ये भी एक फंजाई है। तो इसमें कौन फंजाई नहीं है? थर्ड नहीं है। द कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरिया जो है, मलेरियल पैरासाइट जो है आपको पता होना चाहिए किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। और इसको कैरी कौन करता है? तो एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी करता है, याद रखिएगा। एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसको कैरी करता है। तो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो है ये डेंगू कैरी करता है। ठीक है, सबसे खतरनाक चीज हाउस फ्लाई होती है, क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियां हैं हाउस फ्लाई कैरी करती है। स्पाइरो गायरा बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं 43rd में कहा गया रस्ट ऑफ वीट। अब देखिए वीट का जो रस्ट होता है ये एक बीमारी है वीट की। ये किससे होता है? तो ये फंगल डिजीज है, तो ये फंजाई से होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 44th में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स का स्प्रेड किसकी वजह से हो सकता है? मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे स्प्रेड हो सकते हैं? तो एयर से स्प्रेड हो सकते हैं, वाटर से भी हो सकते हैं, फूड से भी हो सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 45th में कहा गया द वैक्सीन फॉर एंथ्रैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो एंथ्रैक्स की जो वैक्सीन थी वो किसने इंट्रोड्यूस करी है? तो लुइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस करी थी। एंथ्रैक्स की और रेबीज की दोनों की ही। 46 में कहा गया क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लोरोफिल क्या होता है? तो ग्रीन पिगमेंट होता है। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल जो होता है ये क्या करता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो सनलाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और यही सनलाइट क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। तो क्लोरोफिल होता किस में है? तो बैक्टीरिया में नहीं होता, वायरस में भी नहीं होता, एल्गे में होता है। ग्रीन ग्रीन एल्गे जो होते हैं उसमें होता है मेनली। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो ईस्ट किस में यूज करते हैं? तो HCl के प्रोडक्शन में नहीं, एल्कोहल के प्रोडक्शन में ईस्ट को यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं और अपने चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।